नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 7 फरवरी 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के दैनिक क्विज को हम लोग प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में आदिवासियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जनजातीय समुदायों की संख्या देश की जनसंख्या का 8.6% है। तो पहला आंकड़ा सही है। भारत में जो जनजातीय समुदाय की जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है। दूसरा, अनुसूचित जनजातियों के एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभाजन के बाद 1999 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना की गई। 1999 के पहले जनजातीय मामलों की जो स्थिति है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन थी। 1999 में बेहतर एक तरह से कह सकते हैं समन्वय के लिए और जनजातीय स्थितियों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए सरकार ने इसके मामले में अलग एक मंत्रालय की स्थापना की थी। दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, आदिवासी मामलों का मंत्रालय संकल्प से सिद्धि पहल संचालित करता है, जिसे मिशन वन धन के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत की आदिवासी आबादी के लिए एक स्थायी आजीविका स्थापित करने के प्रधानमंत्री के उद्देश्य के अनुरूप है। तो मिशन वन धन का प्रमुख रूप से उपयोग यह है कि जनजातीय लोगों के लिए आजीविका के स्थायी साधन बनाए जाएं, यानी जंगलों से संबंधित जो भी संसाधन है उनके आधार पर उनकी आजीविका का एक स्पष्ट और स्थिर संसाधन दिया जाए। वन से अलग अलग जो उत्पाद मिलते हैं, जैसे अगर हम लाख की बात करते हैं या अगर हम शहद की बात करते हैं या अगर हम तेंदू के पत्तों की बात करें, तो इन सब का एक तरह से जो उपयोग है वो आर्थिक रूप में जनजातियों के लिए एक स्थायी आजीविका का साधन बन पाए। तो इन अलग अलग विकल्पों को सरकार मजबूत करने का कार्य करती है और यह मिशन वन धन योजना में किया जा रहा है। तो तीसरा कथन भी सत्य है। तीनों सत्य हैं, तो हमारा उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी। इस प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से यह है कि अगर हम जनजातीय मामलों के मंत्री की बात करें तो उनसे एक प्रश्न संसद में कांग्रेस के एक एमपी के द्वारा पूछा गया, जिसमें वह मंत्री से यह जानकारी लेना चाहते थे कि वर्तमान में जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है उसके पास एसटी का दर्जा देने के लिए अलग अलग कितने प्रमुख रूप से जो आवेदन है वो एक तरह से विचाराधीन है या पेंडिंग रूप में है, लेकिन इसकी जानकारी प्रत्यक्ष रूप में उनको नहीं मिली। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, किसी भी जनसंख्या समूह को जब जनजातीय दर्जा दिया जाता है तो राज्य सरकार या जो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार होती है उसके द्वारा प्रमुख रूप से प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाता है और यह प्रस्ताव अगर हम देखें तो बाद में केंद्र के स्तर पर भारत में जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उनके पास आवेदन के लिए पहुंचता है और उनकी मंजूरी के बाद एक तरह से प्रक्रिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है उसके पास पहुंचता है। तब अंतिम रूप से प्रक्रिया एक तरह से मंजूरी में आ पाती हैं और संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो भी जनसंख्या समूह है उनको एसटी का दर्जा एक तरह से मिलता है। तो यहाँ पर यह प्रक्रिया एक तरह से काफ़ी लंबी और कठोर मानी जाती है। इसीलिए आप देखें कि 2014 में भारत सरकार के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे ऋषिकेश पांडा, जो उस समय जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय था उसमें एक तरह से सचिव के रूप में काम कर रहे थे। उनके द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि जो कठोर प्रक्रिया है उसको एक तरह से किनारे करते हुए 40 अलग अलग समुदाय जिनके बारे में प्रक्रिया अभी विचाराधीन है उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। आप देखें 2014 की बात है, आज लगभग आप देखें 8 साल से ज़्यादा समय हो रहा है। ऋषिकेश पांडा टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट थी अभी तक वो लागू नहीं है। इसी संदर्भ में एक तरह से संसद में प्रश्न पूछा गया कि कितने अलग अलग जो जनजातीय समूह हैं जिनको मान्यता दी जा सकती है केंद्र सरकार की तरफ से, वो वर्तमान में विचाराधीन है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। आईएनएस विक्रांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विक्रांत का नाम भारत के पहले विमानवाहक पोत के नाम पर रखा गया है, जिसे यूएसएसआर से खरीदा गया था और 1961 में कमीशन किया गया था। ध्यान रखें, ये यूएसएसआर से नहीं खरीदा गया था, इसे यूके से खरीदा गया था। यूके की नौसेना के द्वारा जब इसको उपयोग किया जाता था तो उसका नाम था एचएमएस हरकुलिस और इसने प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो दूसरे विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। तो यहाँ पर यूएसएसआर नहीं है, यूके है। इस आधार पर पहला हमारा कथन गलत हो जाता है। दूसरा, विक्रांत भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाला सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज है। तो ध्यान रखें, आईएनएस विक्रांत जो भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, विमानवाहक पोत था, जो हमने एक तरह से यूके से खरीदा था, उसी की याद में आप देखें कि भारत में जो पहला इस तरह का नौसैनिक विमानवाहक पोत उसका नाम भी विक्रांत ही रखा गया है। तीसरा विकल्प हम देखते हैं, नेवल एलसीए आईएनएस विक्रांत पर उतरने वाला पहला हवाई जहाज बन गया है।
तो ध्यान रखें, अगर हम एलसीए की बात करते हैं यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हल्का लड़ाकू विमान, इसका अगर हम नौसेना का वर्जन देखें यानी जो हल्का लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना उपयोग करेगी, वो आईएनएस विक्रांत पर उतरने वाला पहला एक तरह से हवाई जहाज बन गया है। तो तीसरा कथन भी यहाँ पर आपका सही है। तो 2 और 3 सही है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 और 3 सत्य हैं। यहाँ पर प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि आईएनएस विक्रांत पर अगर हम देखें तो भारत में स्वयं का अपना निर्मित जो एलसीए है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसने एक तरह से यहाँ पर अपनी पहली लैंडिंग की है। और आप इमेज में देख सकते हैं कि जो नेवल वर्जन है एलसीए का, वो यहाँ पर आईएनएस विक्रांत पर उतर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो मिग 29 के फाइटर जेट भी यहाँ पर उतरा था। आईएनएस विक्रांत के संदर्भ में आप ध्यान रखें, पिछले सितंबर में इसको नौसेना में कमीशन दिया गया है। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। तो पहला कथन सत्य है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अगर हम देखें तो पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता था और बड़ी संख्या में भारतीय नहीं विदेशी पक्षी बड़े पैमाने पर यहाँ पर पहुँचते थे। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन, यह यूनेस्को विश्व धरोहर और रामसर स्थल है। तो ध्यान रखें, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है और रामसर अगर हम वेटलैंड्स की बात करें, आर्द्र भूमि की बात करें, तो उसमें भी ये शामिल है। तो दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, गंभीर और बाणगंगा 2 नदियां हैं जो इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये दोनों नदियां हैं वो प्रमुख रूप से इस राष्ट्रीय उद्यान से बहती हैं। तीनों कथन सत्य हैं। इस आधार पर उत्तर हमारा है डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि राजस्थान में जो वन विभाग है उसके द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में एक चिड़ियाघर के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है और इस पर विचार किया जा रहा है। इसमें प्रमुख रूप से डॉल्फिन, साथ साथ गैंडे, उनको एक तरह से रखने की प्रक्रियाएं की जाएंगी। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह के जू का निर्माण किया जाता है तो इससे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यानी जो प्रवासी पक्षी हैं उन पर एक तरह से प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो परियोजना है राजस्थान के वन विभाग की, वो कहीं ना कहीं विवादों के दायरे में आ गई है। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उथले भूकंप आमतौर पर अधिक विनाशकारी होते हैं क्योंकि सतह पर उत्पन्न होने पर वे अधिक ऊर्जा धारण करते हैं। तो ध्यान रखें, अगर हम सतह की बात करें तो जितना अधिक गहराई में होगा, आप कह सकते हैं कि सतह पर हानि कम हो सकती है। लेकिन जो सैलो होते हैं यानी बहुत निचले स्तर पर पृथ्वी की सतह से जो भूकंप निर्मित होते हैं, उन्हें माना जाता है कि वो ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। तो पहला कथन यहाँ पर आपका सत्य है। दूसरा, परिमाण को एक लघु गणकीय पैमाने पर मापा जाता है, जिसका अर्थ है कि 6 की तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न भूकंपी तरंगों का आयाम 5 की तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न तरंगों की तुलना में 10 गुना अधिक होगा। तो ध्यान रखें कि ये एक तरह से लॉगरिथम टेबल पर आधारित होते हैं। इस आधार पर अगर हम तीव्रता को 5 से 6 बढ़ता हुआ देखते हैं तो जो भी उत्पन्न तरंगों का आयाम होगा उसमें 10 गुना की एक वृद्धि होती है। तो दूसरा कथन भी यहाँ पर आपका सत्य है। तीसरा, भूकंपी तरंगे प्रकाश की गति से काफ़ी तेज गति से यात्रा करती हैं। अगर हम यहाँ पर प्राथमिक तरंगों की बात करते हैं, पी वेव्स की, तो उन्हें माना जाता है कि अधिकतम वो 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल सकती हैं। उसके विपरीत अगर हम यहाँ पर प्रकाश की गति की बात करें तो वो लगभग आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी आप तुलना करके देखें तो ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। तो जो कथन में कहा गया वो गलत है। भूकंपी तरंगे प्रकाश की गति से एक तरह से धीमी चलती है, न कि तेज। इस आधार पर तीसरा कथन असत्य हो जाता है। 1 और 2 सत्य हैं, तो हमारा उत्तर है ए, केवल 1 और 2 सत्य हैं। तुर्की में एक जो बड़ा भूकंप आया उस आधार पर हमने आपसे प्रश्न पूछा है। अगर हम तुर्की में आए हुए भूकंप की बात करें तो माना जा रहा है कि वहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण फॉल्ट लाइन है जिसको एनातोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक कहा जाता है, उसके कारण एक तरह से आप देखें कि ये भूकंप की स्थिति बनी है। तो वर्तमान में तुर्की में जो भूकंप आया है वो वहां पर स्थित एक प्रमुख फॉल्ट लाइन का कारण उसके लिए उत्तरदायी माना गया है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हम 2019 में पूछा गया प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न आपको दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। भारत में कार्बोफ्यूरन, मैथिल पैराथियोन, फॉरेट और ट्राईएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो प्रमुख रूप से अगर हम इन चारों रसायन की बात करें तो कृषि में अलग अलग जो हमारे कीटनाशी होते हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है और कृषि मंत्रालय की तरफ से इन पर प्रतिबंध को लेकर जो स्थितियां हैं या कैसे इनके उपयोग को नियंत्रित किया जाए, इसके संदर्भ में एक तरह से विचार किया जा रहा है। इसी आधार पर अगर हम देखें तो ये कीटनाशी के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया 2019 में। तो यहाँ पर आपका उत्तर है ए, कृषि में कीटनाशी। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज का हमारा तथ्य है नगर पालिकाओं में मतदान। नगर पालिकाओं में अगर हम मतदान के मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं तो उसका बड़ा कारण ये है कि अगर हम दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की बात करें
तो वहाँ पर जो भी एक तरह से मतदान की स्थिति है, खास तौर से अगर हम बात करते हैं मेयर, डिप्टी मेयर और साथ साथ अगर हम स्टैंडिंग कमेटी की बात करें उनके सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से ये कहा जा रहा है कि जो सदस्य एक तरह से नॉमिनेटेड हैं, यानी जिनको मनोनीत किया जाता है, उन मनोनीत सदस्यों को प्रमुख रूप से मत देने का अधिकार है या नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मनोनीत सदस्य हैं उनको मत देने की स्थिति बनी है और उस रूप में चुनाव यहाँ पर कराया गया मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का। अगर हम दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 की बात करें तो उसके अनुसार ये कहा गया है कि जो भी मनोनीत सदस्य हैं उनको एक तरह से वोटिंग राइट्स नहीं है, वो मतदान नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम मनोनीत सदस्यों की बात करते हैं तो इनको एल्डरमैन के एक तरह से नाम से जाना जाता है। शहरों में अलग अलग जो स्थानीय निकाय होते हैं वहाँ पर कार्य करने की अलग अलग स्थितियों के अनुसार जो भी सदस्य हैं उनको एक तरह से यहाँ पर नामित किया जा सकता है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर इस तरह के 10 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जो दिल्ली के प्रशासक होते हैं। यानी अगर हम वर्तमान में बात करते हैं दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी तरफ से। और यहाँ पर 25 वर्ष से अधिक आयु के ये व्यक्ति हो सकते हैं जिनको दिल्ली नगर निगम में मनोनीत किया जा सकता है। तो यहाँ पर 10 लोगों की जो मनोनीत करने की स्थिति है वो एक तरह से दिल्ली में बन चुकी है और जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उनके मतदान करने की स्थितियां कहीं ना कहीं विवादित हैं। अगर हम दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 की बात करें तो उसमें मत देने के अधिकार की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो दिल्ली नगर निगम का कानून है उसमें मई 2022 में संशोधन किया गया और इसमें अगर हम देखें तो दिल्ली नगर निगम में जो वार्ड की संख्या है वो 272 से घटाकर 250 कर दी गई। तो ये जो स्थिति है इसमें कहा गया है कि जो मनोनीत सदस्य हैं उनको मत देने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर आप देखें इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं वो मतदान कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया एक तरह से कहीं ना कहीं गलत सिद्ध होती है। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 243 आर की बात करें तो उसमें भी जो नगर निगम है वहाँ पर अगर हम कंपोजिशन की बात करें उसमें जो सदस्य हो सकते हैं वहाँ पर भी कहा गया है कि जो लोग एक तरह से मनोनीत होंगे प्रमुख रूप से उनको किसी भी तरह से यहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं होगा जब इस तरह के कोई स्थानीय निकाय की बैठक होती है। यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें कि 2015 तक स्थितियाँ बदली नहीं थी, लेकिन 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट का एक निर्णय आया। उस निर्णय के आधार पर स्थितियाँ कुछ बदल गईं। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर कोई मनोनीत सदस्य है लेकिन अगर वो वार्ड कमेटी का सदस्य है तो वहाँ पर उसको वोट देने का अधिकार बनता है। तो ये निर्णय एक तरह से वोट देने के अधिकार वार्ड कमेटी के सदस्यों को देता है। यहाँ पर निर्णय में ये भी कहा गया कि जो भी मनोनीत सदस्य हैं वो वार्ड कमेटी में चेयरमैन के पद के लिए एक तरह से अपना जो प्रस्ताव है वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर वो वार्ड कमेटी की मीटिंग में भाग लेते हैं तो उनको मत देने का अधिकार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं जो दिल्ली नगर निगम में है, वहां पर अगर कोई मनोनीत सदस्य अपनी सदस्यता लाना चाहता है तो वो उसके लिए प्रस्ताव रख सकता है और वो एक तरह से वहां पर अगर चुना जाता है तो वो एक तरह से वोट करने की प्रक्रिया जब भी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है उसमें कर सकता है। साथ साथ वो डिप्टी चेयरमैन का जो पद होगा स्टैंडिंग कमेटी का उसके लिए अपना एक तरह से प्रस्ताव दे सकता है, यानी उसके लिए वो लड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि जैसे हम बात करते हैं चेयरपर्सन के लिए, वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन के लिए अपना जो नामांकन है वो नहीं दायर कर सकता है। तो ये प्रमुख रूप से जो निर्णय है वो दिल्ली हाईकोर्ट के एक तरह से दिए गए 2015 में। आगे चलकर 2016 में आप देखें 2 जजों की बेंच ने इस निर्णय को एक तरह से अप्रूव किया, क्योंकि 2015 का जो निर्णय था वो सिंगल जज की बेंच का था, तो कहीं ना कहीं इसको मंजूरी मिली। यहाँ पर विवाद का बिंदु ये भी है कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों की बात करें, क्या इनका चुनाव एक साथ हो सकता है, और वो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी किसी भी एक तरह से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनकी निगरानी में। यहाँ पर प्रमुख रूप से जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक तरह से चुनाव के लिए नियुक्त हो जाता है तो उसके द्वारा दिल्ली नगर निगम का जो कानून है उसमें अगर हम सेक्शन 35 की बात करें उससे वो मेयर का चुनाव एक तरह से संपन्न कराता है। और मेयर के चुनने के बाद आप देखें बाद की प्रक्रियाओं में डिप्टी मेयर और साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 सदस्य हैं उनकी एक तरह से यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया होती हैं, जो सेक्शन 35(1) और 45(1)(I) के अंतर्गत किया जाता है। तो ये प्रक्रियाएं दिखाती हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेयर का चुनाव कराकर उसके बाद की प्रक्रियाएं करा सकता है। 2015-16 के अगर हम यहाँ पर निर्णय की बात करें दिल्ली हाईकोर्ट की, तो शायद इनको एक तरह से मतदान करने के अधिकार वहां से मिले हुए हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान के चलिए कि एमसीडी में वर्तमान में मेयर या अन्य पद खाली रहते हैं तो यहाँ पर 2022 में एक संशोधन किया गया दिल्ली नगर निगम के कानून में और एक स्पेशल ऑफिसर को नियुक्त करने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई।
भविष्य में जैसे ही नामित सदस्यों के मत देने की प्रक्रियाओं के बारे में अंतिम स्थिति बनती है, वर्तमान में एमसीडी में जो चुनाव की प्रक्रिया एक तरह से दिख रही हैं, वो सही रूप में संचालित हो पाएंगी और जो भी एक तरह से पद अभी खाली पड़े हुए हैं, खासतौर से मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी जो कमेटी के सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं नियुक्ति हो पाएगी। आप ध्यान रखें, अलग अलग नगर पालिकाओं के जो कानून होते हैं अलग अलग शहरों में, उसके अनुसार जो प्रक्रियाएं हैं मतदान को लेकर वो एक तरह से संचालित होती हैं। प्रमुख रूप से नामित सदस्यों के मतदान करने की जो स्थिति है वो दिल्ली नगर निगम में सबसे ज्यादा विवादित है। ये हमारा 7 फरवरी 2023 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।